हे गाइस, वेलकम टू विशाल बना क्लासेस। और बेटा, अभी हम प्रीवियस लेक्चर में जो हम बात कर चुके थे, डाइपोल मोमेंट की बात कर चुके थे। हम डाइपोल निकाल चुके थे और उसके बेस पे हमने दोनों डेरिवेशन कर लिए थे कि एक्सियल पॉइंट पे भी डेरिवेशन निकाला और इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी डेरिवेशन हमने निकाल लिया। आज जो हम बेटा बात करने जा रहे हैं वो फोर्स ऑन डाइपोल। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत उम्दा टॉपिक है। आज के टॉपिक को बहुत इजी भी है, शायद इससे इजी टॉपिक आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं है। बेटा बिल्कुल भी चिंता मत करना कि नंबर कैसे आने हैं कैसे नहीं आने। आपका सबसे बढ़िया फैक्टर है, अगर आप 100% पढ़ेंगे, आप अपना 100% दीजिए, आपके नंबर 100% आएंगे। इसके लिए मैं सोचिए मेरे 6th क्लास में नंबर कितने आए, 7th में कितने आए, 8th में कितने आए, 9th में 9, 10, कोई प्रेफर नहीं करता, कोई रेफर नहीं करते। नंबर डिपेंड करते हैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर, क्या प्रेजेंस में कैसा सोच रहे हो। और मैं इसी उम्मीद से वीडियो लेकर के आता हूं कि आप हर लेक्चर के अंदर कुछ नया सीखें। आपने पिछले लेक्चर में कुछ और पढ़ा, आज उसी से रिलेटेड कुछ और नया पढ़ोगे। और जैसे जैसे नया नया पढ़ते जाते हैं, नए से बहुत सारा इकट्ठा होता चला जाता है। अगर आपने इसी सीक्वेंस वाइज में सारे लेक्चर्स को देखा, सारे लेक्चर्स को नोट किया, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको फिजिक्स में नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना, आपको नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप 100% उस चीज को होना चाहिए। ठीक है, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप कभी भी, मैं ज्यादा लंबे टाइम की वीडियो नहीं बनाता, मैं आपके लंबे टाइम की क्लास नहीं रखता, क्योंकि मुझे पता है एक ही टाइम, कुछ टाइम बाद क्लास में हेजिटेशन होने लगती है, आप उस चीज से बोर होने लगते हैं। तो आप प्लीज, आप 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, आप कम से कम अपनी सीटिंग 40 से 45 मिनट की कंटिन्यू बनाएं। स्टार्टिंग में 1 घंटे की तो बना लें। 1 घंटा बैठकर तो देखो, एक जगह कंसंट्रेटेड होके तो देखो, मजा आ जाएगा। और कुछ दिनों की तो बात है भाई, आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड बैक दिसंबर, 4 महीने फिजिक्स का सिलेबस खत्म, केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म, मैथ का सिलेबस खत्म। 4 महीने में हो जाता। अगर आप अच्छी पकड़ वाले स्टूडेंट हो, आपकी कैचिंग पावर अच्छी है, आप समझ रहे हो चीजें, 4 महीने सफिशिएंट होते हैं। 4 महीने सफिशिएंट होते हैं। और 4 महीने सफिशिएंट के बाद आप क्या करो, 1 महीने का, 1.5 महीने का रिवीजन। 1.5 महीने का रिवीजन करोगे तो सीधा क्या हो जाएगा, 1.5 महीने के रिवीजन में आपका पूरा क्लियर। उस 1.5 महीने के रिवीजन में मैं आपको बताऊं तो आपको तैयार करना है अपने प्रैक्टिस पेपर प्रीवियस ईयर के। और पता है बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले रिवीजन करो बाद में नहीं, जैसा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया आप उसी को याद कर दो, बस। पता लगी पिछले 10 सालों के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक से 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कितने क्वेश्चन, उस 14 क्वेश्चन को करते करते, एक क्वेश्चन गोस थ्योरम से था, एक कूलाम्स लॉ से था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, एक एक्सटर्नल वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड था, एक पोटेंशियल एनर्जी का था, एक ग्राफ था। ऐसे करते करते चैप्टर कमाने में आ जाता है। और हम भी वही करने वाले हैं। जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, तुरंत मैं उसकी रिवीजन क्लास स्टार्ट। पहले हम रिवीजन क्लास 1 वीक में खत्म करेंगे, उसके बाद हम 1 डे में रिवीजन कंप्लीट करेंगे। आप बस वीडियो को कंटिन्यू देखते जाइए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब भी चैनल को कीजिएगा। और अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलेंगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम है इन वक्त कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी अवेलेबल है, वहां पे कीजिए। देखो बेटा, आपको मैं एक फैक्ट और बता दूं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। बेटा मैं कभी भी थोड़ा सा रियलिस्टिक मजाक नहीं करता इतना खास, ठीक है ना। तो आप ये मत सोचिए कि मैं और क्लासेस की तरह मजाक, वो मजाक अच्छी नहीं लगती। पर ऑन द पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई होना चाहिए। फिर कभी सैटरडे संडे के दिन मजाक करते हैं। अब सारी बातों को छोड़िए, बोर्ड पे फोकस कीजिए। और एक टॉपिक है आपका फोर्स ऑन डाइपोल, यानी कि फोर्स ऑन डाइपोल, यानी कि डाइपोल पे लगने वाला फोर्स।
तो इसके लिए बेटा क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है फोर्स ऑन डाइपोल। इसके अंदर क्या पढ़ना होता है, इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, in the uniform electric field, the dipole are situated, the dipole are situated, क्या लिखा, in the uniform electric field, in the uniform electric field the dipole are situated, the dipole and experiences ऑफ द फोर्स का एक्सपीरियंस करते हैं। तो बेटा आपको शुरू से पता है, आपने देखा है कि डाइपोल होता क्या है, कि हमारे पास एक दो चार्ज है जिनका सेम मैग्नीट्यूड होता है पर नेचर डिफरेंट होती है। ये आपका प्लस क्यू चार्ज है तो ये आपका माइनस क्यू चार्ज है, कैसे भी रख सकते हो, दोनों के दोनों 12 डिस्टेंस पर रखे हुए होते हैं, दोनों के दोनों 12 डिस्टेंस पे, एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, दोनों के दोनों 12 डिस्टेंस पर रखे हुए होते हैं। तो यही तो क्या सिस्टम होता है, डाइपोल होता है, नहीं होता है कि दो चार्ज सेम नेचर के, सेम क्वांटिटी बट अपोजिट नेचर के चार्ज एक 12 डिस्टेंस पर सेपरेट हो, तो उसे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। अब आप इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिए, किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिए बेटा। तो जैसे बेटा मैं इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने का मैटर इधर आता है कि ये रहा मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर देखिए सामने, ठीक है। यहां पे मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा फील्ड होता है जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड किसी भी लाइन का, किसी भी पॉइंट, कोई भी लाइन, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उसमें कोई सा भी पॉइंट, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम आने वाला है और उसकी डायरेक्शन भी सेम होती है। जब मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, तो इस तरह से बनने वाला जो फील्ड होता है ना, वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो दोनों डिफरेंट होते हैं, उसे यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं बेटा। बट लेकिन अभी जो हम अपने डाइपोल को उठा करके रख रहे हैं, वो डाइपोल को उठा करके रखेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भाई थोड़ा सा ध्यान देना कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे आप चले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आना चाहिए। यहां पर जाकर के मैंने देखा, यहां पे जाकर के मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आना चाहिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आना चाहिए, ठीक है बेटा। अब इसमें मैंने क्या किया कि मेरे पास डाइपोल को रखा मैंने इस तरीके से, थोड़ा सा थीटा एंगल से घुमा करके रखा। तो थीटा एंगल से घुमा करके रखूंगा मैं इस तरीके से, यहां पे थीटा एंगल से यहां देखा, थीटा एंगल से यहां पर देखा, तो यहां पर बेटा मैंने देखा कि यहां पर मेरा माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है और यहां पे मेरा प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ये जो ये सिस्टम था उसको ऐसे रख दिया और दोनों एक दूसरे से 12 डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, दोनों एक दूसरे से 12 डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। अब मुझे क्या करना है, जब इस डाइपोल को मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो ये अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मुझे वो फोर्स बताना है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल की वजह से फोर्स कितना फील होता है, वो मुझे फाइंड करना है। तो ये फीचर्स आपने भी पढ़े हुए हैं कि जब कोई चार्ज किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो रखने के बाद वो अपने ऊपर एक फोर्स फील करता है ना, वो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। यानी कि E इजिकल टू एफ अपॉन क्यू, उससे एफ निकालते थे तो एफ इजिकल टू क्यू ही। ऐसी इस यानी कि ये वाला चार्ज भी फोर्स फील करेगा और ये वाला चार्ज भी फोर्स फील करेगा। क्लियर है बात, सो दैट तो आपने देखा फोर्स फील इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स फील इन यूनिफॉर्म, फोर्स फील इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स फील इन
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स फील करनी है। तो आपने देखा E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q, बिल्कुल सही बात बेटा। अगर मैं इसे F वेक्टर निकालूं तो F वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया, Q ही, सही बात है ना। तो अब तुम्हें पता है ये प्लस चार्ज एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, और फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा बाहर की तरफ, क्योंकि मुझे पता है कि बेटा पॉजिटिव चार्ज की वजह से फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है, जिनके बीच में 0 डिग्री का एंगल होता है। तो इसका मतलब चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की जो डायरेक्शन होती है और फोर्स की डायरेक्शन होती है वो सेम होती है। तो देखा ना, टुवर्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है उधर ही फोर्स जाएगा। तो यानी कि टुवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, टुवर्ड्स EF लाइंस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब मुझे क्या करना है, ये इसने फोर्स फील किया, उतना ही फोर्स कौन फील करेगा, माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज क्या करेगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दूर जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ और नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से बेटा फोर्स जो फील होने वाला है वो इस डायरेक्शन में होगा, फोर्स यहां पे फील होगा इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में ये भी कितना चलेगा, क्यों ही चलेगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल। तो यानी कि इस ये जो क्यू ई आया इसको मैंने F1 मान लिया, और ये वाला जो क्यू ई आया बेटा मैंने इसको F2 मान लिया डाइपोल के अंदर। तो फिर मैंने निकाला यहाँ पे F1 क्यू, और इधर मैंने निकाला F2 वेक्टर इज इक्वल टू कितना, क्यू टुवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या अपोजिट, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट चलना है, यानी कि टुवर्ड नहीं जाना, ऑपोजिट जाना है बेटा, अपोजिट EF लाइंस, यानी कि दूसरे माइनस नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अपोजिट में लगेगा। अब मैं इस डाइपोल की वजह से नेट फोर्स फाइंड करना चाहता हूं, तो डाइपोल की वजह से नेट फोर्स Fnet इज इक्वल टू आपको पता होता है F1 प्लस F2, यही करते हो, पर ये तो बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि अगर F1 बेटा इधर देखिए, अगर F1 इस डायरेक्शन में जाएगा तो मेरा F2 तो इस डायरेक्शन में जा रहा है। F1 मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं जा रहा है, जो आपको दिखाई दिया। F2 मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दूर जा रहा है कि नहीं जा रहा, यानी कि दोनों के दोनों एक दूसरे से नेचर में कैसे, अपोजिट, यानी कि 180 डिग्री के एंगल पर। अब जब दो फोर्स एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पर होते हैं तो वहां पर Fnet कितना निकल के आता है, वहां पर Fnet निकल करके आ जाता है बेटा F1 माइनस F2, F1 माइनस F2। अब F1 कितना है बेटा, क्यू ही, तो F1 जो निकल के आ जाता है क्यू ही माइनस क्यू ही, क्यू ही माइनस क्यू ही। तो Fnet बराबर कितना आ गया, Fnet इज इक्वल टू क्यू ही माइनस क्यू ही। तो बेटा क्यू ही से क्यू ही कैंसिल, तो Fnet कितना आ गया बेटा, Fnet 0, Fnet 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है बेटा किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप डाइपोल रखते हो तो दोनों चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स 0 आता है। किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप डाइपोल के रखने से उसके अंदर जो नेट फोर्स फील होगा ना वो नेट फोर्स 0 आएगा। और जब किसी भी डाइपोल का नेट फोर्स 0 आता है ना तो नेट फोर्स 0 आने का मतलब है कि आपका डाइपोल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, आपका डाइपोल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। यहां से यह प्रूव होता है। अगर आपको ऑप्शन नंबर 1 मैं पूछता हूं आपसे, आपके डाइपोल का आपको इक्विलिब्रियम बनाना है तो उसके लिए नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। नेट फोर्स कितना, 0। दूसरी कंडीशन, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। एक फोर्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में है तो एक फोर्स हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन के अपोजिट होगा। किस नेचर का चार्ज, किस नेचर का चार्ज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में, पॉजिटिव नेचर का चार्ज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, नेगेटिव चार्ज आपका उसके अपोज में लगाएगा। तो इसका मतलब यानी कि ऐसा जब Fnet 0 आ जाता है इसका मतलब ये मेरा जो पूरा का पूरा डाइपोल है ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है, ठीक है ना। इन द कंडीशन, तो बेटा इन द यहां पे लिखेंगे इन द कंडीशन, आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, Fnet इज इक्वल टू 0,
यानी कि जब एफ नेट जीरो आ जाता है तो डाइपोल इन इक्विलिब्रियम स्टेट, द डाइपोल इन इक्विलिब्रियम, तो डाइपोल इन इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब जो मेरा डाइपोल है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। यहां तक बात में समझ में आई? तो मैं तुमसे एक और स्टेटमेंट करना चाहता हूं। पहला तो बेटा स्टार पॉइंट मेरा बन करके ये निकल गया। दूसरा स्टार पॉइंट ये मैं बताता हूं बेटा कि जब अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में एफ नेट जीरो है पर एफ नेट दोनों चार्ज का जीरो है, किसी एक चार्ज का जीरो नहीं होगा। दोनों चार्ज का जीरो है, किसी एक चार्ज का जीरो नहीं होगा। किसी एक चार्ज का तो क्या ही फील करोगे, क्यू ई। क्या फील करने वाले हो बेटा, क्यू ई फील करोगे। किसी एक चार्ज का यानी कि फोर्स ऑन सिंगल चार्ज, फोर्स ऑन सिंगल, मेरी बात समझना, फोर्स ऑन सिंगल चार्ज, सिंगल चार्ज की वजह से जो फोर्स फील करोगे वो फील करोगे F इजिकल टू क्यू ई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, अब अगर उसका होता है तो ये सब मैंने बता दिया। इन द कंडीशन एफ नेट जीरो इन द डाइपोल इक्विलिब्रियम स्टेट द फोर्स ऑन सिंगल चार्ज F इजिकल टू क्यू ई। आपको बेटा साइन नहीं रखना है प्लीज। आपसे बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपसे रिक्वायरमेंट है आप साइन को मत यूज कीजिएगा। वो तो बस डायरेक्शन बताता है कि आपका फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने वाला है या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाने वाला है ना। ये फोर्स फील होता है बेटा किसके अंदर, डाइपोल के अंदर। यानी कि डाइपोल को जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो वो भाई टोटल फोर्स तो जीरो फील करेगा, बट लेकिन सिंगल चार्ज पे जो फोर्स फील करेगा ना वो F इजिकल टू क्यू ई करेगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है बेटा, यहां तक मैं फोर्स को एक्सपीरियंस कर चुका हूं, फोर्स के बारे में बता चुका हूं। बच्चे इसे साथ साथ नोट करते जाएं, लिखते जाएं। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं इसके अंदर टॉर्क। तो फटाफट से यहां से लिखिएगा। उसके बाद में हम टॉर्क के बारे में बताएंगे कि टॉर्क में कितना हमें काम करना है। नोट हो गया होगा बेटा? फटाफट से अब फटाफट हम चलते हैं टॉर्क की तरफ कि डाइपोल मूवमेंट से टॉर्क निकालना है। क्या करते हैं उसके लिए? कुछ नहीं, आप पता है मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि टॉर्क होता क्या है बेटा? टॉर्क का मतलब एक तरह का होता है वर्क डन। टॉर्क का मतलब होता है एक तरह का वर्क डन। तो यानी कि सबसे पहले हेडिंग है टॉर्क ऑन डाइपोल, टॉर्क ऑन डाइपोल। मुझे डाइपोल की वजह से टॉर्क फाइंड करना है। तो यहां से मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करता हूं सभी बच्चों कि टॉर्क का मतलब आपके ऐसा होता है, इसलिए टॉर्क जो होता है हमारे वर्क डन के इक्वल होता है। ऐसा क्यों बोला गया है? ऐसा बेटा मैं इसके बारे में अभी बताऊंगा, पर लेकिन मैं इसको जब डेरिवेशन प्रूव कर दूंगा ना तब बताऊंगा कि टॉर्क का मतलब मैंने वर्क डन क्यों बोला। बस आप इसलिए बोला क्योंकि दोस्तों इतना होता है कि आपको एक फॉर्मूला याद करना है कि टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है ना, टॉर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। प्लीज इसे जरूर याद रखें कि टॉर्क का फॉर्मूला जो होता है कि टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पे मैंने टॉर्क इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, टॉर्क इज इक्वल टू निकल के आ गया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आई बात समझ में? अब इसमें क्या करना है इसी के अकॉर्डिंग मुझे, यानी कि टॉर्क आपको वर्क डन पता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इंटू डिस्टेंस, है ना। तो तभी तो मैंने कंपैरिजन करके टॉर्क के बारे में बताया। तो टॉर्क एक तरह का हमारा क्या है, वर्क डन ही है। अब देखिए कैसे कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। वही अब बार बार यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ेंगे, बता चुके हैं कि इस कंपोनेंट पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आपका सेम होना चाहिए। यह आपका एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है।
इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक डाइपोल रखा, डाइपोल पे माइनस क्यू चार्ज है, डाइपोल पे प्लस क्यू चार्ज है। तो पता है, पहले सडनली आप डाइपोल यहां मत बनाइए, पहले सडनली यहां मानिए डाइपोल आपका इधर है और आपका इस लाइन के सीक्वेंस में आप 12 डिस्टेंस पर रख दीजिए। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये आपका क्या हो गया माइनस क्यू, ये आपका क्या हो गया प्लस क्यू, और माइनस क्यू और प्लस क्यू एक दूसरे से 12 डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। अब इसको पता है, मैं यहां से इसको यहां से मूव कराना स्टार्ट करता हूं डाइपोल को, ए वो डाइपोल, और मूव करते करते मैं इस डाइपोल को यहां तक ले आया। ठीक है, तो ये वाला भाई माइनस क्यू चार्ज तो फिक्स है ना, ये माइनस क्यू चार्ज तो वो फिक्स है बिल्कुल, उसको तो मैंने नहीं किया। पर ये मेरा प्लस क्यू चार्ज फिक्स नहीं है, इसको मैं उठा करके कहां ले आया, मैंने इसको यहां पर ला करके रख दिया। और ये बात समझिए, ला करके रख दिया। तो बेटा जब ये यहां से चलना स्टार्ट किया था, ऐसे था जब मेरा डाइपोल इस वाली सिचुएशन पे था कि मेरा डाइपोल भी ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री का, है ना। एंगल कितना है 0 डिग्री का। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो, दिख रहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मार्कर दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और फोर्स आपको है। या एक काम करो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेड मार्कर है, ब्लू मार्कर हमारा डाइपोल है। इसको मैं यहां से उठाना शुरू करता हूं, पहले यहां रखा था तो दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, यहां से इसको उठाना शुरू कर दिया। उठाते 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 सपोज करो मैं यहां ले आया, तो इसको तो छोड़ दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो अब भी वहीं रहेंगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, पर डाइपोल इस सिचुएशन में आ चुका है। तो मैं मानता हूं जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और वहां से जहां तक डाइपोल डिस्प्लेस हुआ है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जहां तक डाइपोल डिस्प्लेस हुआ है वो थीटा एंगल से डिस्प्लेस हुआ है। कितने एंगल से, वो यहां जाकर के बेटा थीटा एंगल से डिस्प्लेस हो चुका है। थीटा एंगल से डिस्प्लेस हो गया, तो थीटा एंगल से डिस्प्लेस होने के लिए कर दिया। अब क्या करेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स फील करेगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से F इजिकल टू कितना आने वाला है, F इजिकल टू क्यू ही आने वाला है। नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स आएगा वो भी कितना आएगा, F इजिकल टू क्यू ही आने वाला है। अब पूरे पॉइंट को यहां से यहां तक इसको मैंने कनेक्ट कर दिया नहीं कर दिया, यानी कि दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस अब भी कितनी है, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस आती है बेटा 12। दोनों चार्ज डाइपोल के लिए तो 12 ही डिस्टेंस होती है ना। तो मुझसे यही तो पूछा गया है टॉर्क बनता क्या है। अबे इस डाइपोल को थीटा एंगल से यहां तक ले जाने में आपने कितना वर्क डन किया, वही वर्क डन बेटा आपका टॉर्क है। टॉर्क आपकी मोटर, आपके रेल इंजन, आपकी जेट इंजन, उसके अंदर ट्रैक्शन मोटर काम करती है। उस ट्रैक्शन मोटर के अंदर जितना ज्यादा टॉर्क होगा उतना ही गाड़ी स्पीड से चलेगी। इसका कहने का मतलब है जितना ट्रेन का इंजन अपना फोर्स लगाएगा उतना ही ज्यादा उसके अंदर टॉर्क जनरेट होगा, उतना ही फास्ट व्हील मूव करते हैं। इसी सिस्टम पे ट्रेन मूव करती है, इसी सिस्टम पे टेक ऑफ और लैंडिंग के समय एरोप्लेन काम करते हैं। तो जितना ज्यादा टॉर्क चाहिए ना, तो टॉर्क एक तरह का वर्क है ना कि पहिया कितना फटाफट से मूव कर रहा है, पहिया फटाफट से, तो इसका मतलब थीटा एंगल से मूव कर दिया ना। तो यहां तक ले जाने में मैंने कितना वर्क डन किया बेटा, उसी वर्क डन को हम टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां से मैंने निकाल के लेके आया कि टॉर्क का फटाफट होता क्या है। तो टॉर्क यहां से निकाला हमने कि टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स, टॉर्क को टो से लिखते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बिल्कुल सही बेटा। तो मैंने मान लिया टो इज इक्वल टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि परपेंडिकुलर का साइन ऐसा बना दूं इंटू डी। फॉर्मूला तो रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स तो निकाल लिया ना, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, तो आपने निकाल लिया एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो मैंने टॉर्क की जगह क्या रख दिया, क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मेरी बात समझ में आ रही है? ये फोर्स है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। इसका मतलब क्या होता है यहां से कि अब मुझे बात है कि मुझे क्यों ही तो पता चल गया, मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आपको पता है जब दो वेक्टर एक दूसरे से थीटा एंगल पर होते हैं, जब दो वेक्टर एक दूसरे से थीटा एंगल पर होते हैं तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। समझ में आ रही बात कि अगर आपके याद रख लेना 11th का टॉपिक है, अगर दो वेक्टर आपसे थीटा एंगल पर होते हैं तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जब हम 2D कंपोनेंट करते हैं, 3D कंपोनेंट अलग होते हैं। तो अब जैसे सपोज करो ये वाला चार्ज है, ये वाला चार्ज है, ये चार्ज हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, तो डिस्टेंस कितनी है 2L। डिस्टेंस कितनी है बेटा 2L। तो 2L का एक इस तरफ जो बनेगा जाकर के वो बनेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बिल्कुल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनता है dl cos थीटा, dl cos थीटा, यानी कि dl का मतलब 2L cos थीटा, क्योंकि डिस्टेंस तो 2L है ना। और इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो बनेगा वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस तरीके से बनेगा डिस्टेंस का। एक तो कंपोनेंट ये बन गया 2L cos थीटा, एक परपेंडिकुलर कौन सा 2L sin थीटा, 2L sin थीटा। अब देखते हैं ये कौन सा हॉरिजॉन्टल, ये कौन सा परपेंडिकुलर। तो यहां कौन सा डिस्टेंस चाहिए परपेंडिकुलर। तो थीटा एंगल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है बेटा 2L sin थीटा। आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2L sin थीटा। बिल्कुल सही बात। तो टो वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर इंटू डी कितना है बेटा, डी है हमारा 2L sin थीटा, 2L sin थीटा। यानी कि एक फॉर्मूला आप ये भी बता सकते हैं टो इज इक्वल टू क्यू ई इंटू 2L sin थीटा। और आगे चल के आप जानते हो कि टो वेक्टर इज इक्वल टू आप ऐसे भी लिख सकते हो क्यू इंटू 2L इंटू ई साइन थीटा इंटू ई साइन थीटा। सही बात। आपने अभी पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना पढ़ा, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है Q इंटू 2L, Q इंटू 2L होता है। तो क्या मैं यानी कि P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2L, क्या हम यहाँ पे Q इंटू 2L दिखाई दे रहा है। तो टो इज इक्वल टू कितना यहाँ पे P इंटू P वेक्टर इंटू E वेक्टर साइन थीटा। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, ये फॉर्मूला बेटा हमें यूज करना है आपको डायरेक्टली एग्जाम में। ये लगाने के बाद आपको फटाफट टो इज इक्वल टू पी साइन थीटा, यानी कि यहां पे जो निकल जाएगा बेटा टो इज इक्वल टू पीई, टो इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। टो इज इक्वल टू कितना आ गया, टो इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। यहां बात समझ में आई कि भाई टो इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। अब आज की बात, सबसे पहले क्या होता है, अब मुझे बात समझ में आएगी। आपने एक चीज पढ़ा है कि जब आपने 11th क्लास में वेक्टर पढ़ा होता ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना होता था ए बी कॉस थीटा। बिल्कुल। जब आप पढ़ते थे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना ए बी साइन थीटा। ये एप्लीकेशन तो आपने देखी होंगी। ऐसे ही मुझे यहां दिखाई दे रहा है, यही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जब मेरे पास दो वेक्टर होते हैं तो यानी कि अब मेरे पास क्या पी साइन थीटा, पी साइन थीटा है ना। तो पी साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, तो पी साइन थीटा को मैं ये पीई साइन थीटा, आप कंपैरिजन करके देखो कि ए की जगह पी, बी की जगह ई और साइन थीटा, ए की जगह पी, बी की जगह ई और ये साइन थीटा। तो पी साइन थीटा, तो यहां कितना हो गया पी साइन थीटा, यानी कि सबसे पहले पीई साइन थीटा। तो पीई साइन थीटा को मैं ये नहीं लिख सकता क्या पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, बिल्कुल लिख सकता हूं, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता। तो यहां पर टो वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। बेटा इतना टॉर्क जनरेट होगा बेटा डाइपोल की वजह से। प्लीज देखो, इस डाइपोल की वजह से जो फोर्स जनरेट होने वाला है टॉर्क,
वो टॉर्क इज इक्वल टू पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर। कंसेप्ट क्लियर? फटाफट देखिए, आप देखिए कंसेप्ट आगे। तो फटाफट से हम इसकी अब एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। आपको फॉर्मूला पता चल गया। अब देखिए टॉर्क एप्लीकेशंस जो आपको यूज करनी है, टॉर्क एप्लीकेशंस। तो टॉर्क एप्लीकेशंस के अंदर हम बात करेंगे। पहला है मेरे पास, आपने दिया टो इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, यही आपने टो इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, बिल्कुल। तो अब सबसे पहले मुझे बताना है कि कितने डिग्री के एंगल पर आपका टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। तो पता है, अगर हम देखते हैं मैक्सिमम या मिनिमम, अगर मेरे पास थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा 0 का मतलब होता है कि लगने वाला फोर्स डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि लगने वाला फोर्स यानी कि टॉर्क और लगने वाला इलेक्ट्रिक, बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच में थीटा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो और दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल हो। तो यहां जाकर के अब रखते हैं टो इज इक्वल टू पीई साइन 0 डिग्री, थीटा की जगह 0 डिग्री। बेटा साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। और जब साइन 0 होता है ना, तो टो इज इक्वल टू कितना हो जाता है? टो इज इक्वल टू 0, टो इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर इसका मतलब ये आपका डाइपोल रखा हुआ है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। अगर आपने 0 का मतलब है इसे आपने उठाया ही नहीं, जब उठाया नहीं है तो कोई वर्क भी नहीं किया है। अब जब कोई वर्क ही नहीं किया है तो आने वाला टॉर्क क्या है? 0। बिल्कुल सही बात, पहला एप्लीकेशन। ठीक है बेटा, दूसरी एप्लीकेशंस की बात करता हूं, यानी कि टो मिनिमम, मिनिमम से मिनिमम टॉर्क जो होगा वो 0 होगा। और मिनिमम टॉर्क जो, बेटा इससे सारे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगा। इसमें देखिए टो बराबर 0 यानी कि टो मिनिमम 0। अब मुझे फिर लगाना है कि टो इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। अब यानी कि इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू मुझे दे दिया 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90। अब थीटा 90 पे देखता हूं, तो बेटा थीटा 90 पे जाकर के कितना होता है? 1 होता है। तो पीई साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 90 की वैल्यू 1। तो टो इज इक्वल टू कितना? पीई, यानी कि जो मैक्सिमम टॉर्क होगा वो 90 डिग्री के एंगल पर होने वाला है, यानी कि टो मैक्सिमम इज इक्वल टू पीई। यानी कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर कर देते हो, ये आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये क्या था? डाइपोल। उठाते उठाते 90 पे ले आया, क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? अब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब इससे ज्यादा नहीं जा सकता, इससे ज्यादा मैं वर्क डन नहीं कर सकता। यहां तक ले जाने में मुझे मैक्सिमम टॉर्क लगाना पड़ेगा, यहां तक जाने में मुझे मैक्सिमम वर्क करना पड़ेगा। तो इसलिए वहां पे टॉर्क मैक्सिमम कितना आ जाता है बेटा? मैक्सिमम पी, यानी कि टो मैक्सिमम कितना आ गया? टो मैक्सिमम आपका पी आ चुका है। आई बात समझ में? अगर मैं इसको बेटा 180 डिग्री का एंगल मान करके चलूं, इसको 180 डिग्री का, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो मैंने लगा लिया बेटा टो इज इक्वल टू कितना? पीई साइन थीटा। तो साइन 180, तो टो इज इक्वल टू कितना? पीई साइन 180। बेटा साइन 180 की वैल्यू भी कितनी होती है? साइन 180 0, साइन 180, तो साइन 180 की वैल्यू जो हो जाती है वो हो जाती है 0। तो टो इज इक्वल टू कितना आ जाता है? 0। इसका मतलब अगर आप डाइपोल को पहले तो 0 फिर 90 और वापस से कितना ले गए? 180, तो भी जाकर के आपको कोई वर्क डन करना नहीं पड़ेगा, वहां जाकर भी आपका टॉर्क 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये इससे रिलेटेड एप्लीकेशंस होती हैं, ये आपको जरूर याद रखना है। और मैं बताऊं, अगली क्लास में हम इन्हीं के मल्टीपल चॉइस, इन्हीं का ग्राफ जरूर बताएंगे कि इनसे कैसा ग्राफ बनने वाला है, कैसा क्वेश्चन बनने वाला है। क्वेश्चन टॉर्क से रिलेटेड ऐसा बनेगा कि आपको डाइपोल पहले तो निकलवाएगा मैक्स। अगर ज्यादा से ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आता है तो ज्यादा से ज्यादा हार्ड क्वेश्चन में आपको चार्ज दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, तो पहले आपको फोर्स निकालना पड़ेगा, फोर्स निकल गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने निकाल ली, एक टॉर्क आप उस तरीके से निकाल सकते हैं। सेकंड कंडीशन, एक आपको डाइपोल मोमेंट P दे दिया, और सीधा करके क्या निकाल लो?
डाइपोल मूवमेंट दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो टो इजिकल टू पी साइन थीटा। तीसरा आपको टॉर्क दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा और एंगल दे देगा आपसे डाइपोल मूवमेंट, यानी कि टो इजिकल टू पी साइन थीटा से पी निकालना है तो पी इजिकल टू टो अपॉन ई साइन थीटा निकाल लोगे। इस तरह से डाइपोल की सारी एप्लीकेशंस यहां जाकर के कंप्लीट होती हैं और यहीं जाकर के बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं। और बेटा हम नेक्स्ट क्लास में, इससे कहीं मत जाइएगा, आपको नेक्स्ट क्लास जरूर अटेंड करनी है बेटा, नेक्स्ट क्लास जरूर अटेंड करनी है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं सारे इसके न्यूमेरिकल लूंगा, सारे क्वेश्चन लूंगा। प्लीज जो बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, जो इस क्लास को वॉच कर रहे हैं, वो नेक्स्ट क्लास जरूर देखें, जब भी जाकर के आपका सारा टॉपिक कंफर्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट आज की क्लास के लिए और चलते हैं, बाय बाय।